हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 20, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए ये। और सही बताएं तो सबसे इजी चैप्टर में से एक है ये चैप्टर। आपसे एग्जाम में इस चैप्टर में अच्छी खासी चीजें वो पूछ सकता है। क्या है ये चैप्टर, किस बारे में है? देखो, इस चैप्टर में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का। अब ये क्या होता है और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, और आखिर इनकम टैक्स में ये कॉन्सेप्ट क्यों लाना पड़ा, पहले उसको समझिए। देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में, दो अनरिलेटेड जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है, जो रिलेटेड एंटरप्राइज नहीं है, कोई अनरिलेटेड एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो हमेशा वो सही प्राइस पे होता है। रीजन बीइंग, सस्ते में मैं बेचूंगा नहीं और महंगे में आप खरीदेंगे नहीं। तो जो फेयर वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, ट्रांजैक्शन उसी पे ही होगा, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। सपोज करिए आपने किसी को एक गुड्स बेचे जो आपकी अनरिलेटेड है, तो फेयर वैल्यू पे ही तो बेचोगे, या सर्विसेज दी तो भी फेयर वैल्यू पे दोगे। इससे कभी ना आपका कोई नुकसान होगा, ना खरीदने वाले का कोई नुकसान होगा, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नुकसान होगा। क्योंकि सही वैल्यू दिखाई देगी, आपने जो बेचा आपके भी सही प्रॉफिट्स आएंगे, सामने वाले ने खरीदा तो उसके लिए कॉस्ट है, उसके भी प्रॉफिट जो निकलेंगे बाद में वो सही निकलेंगे। लेकिन ये प्रोविजन क्यों लाना पड़ा, लोग क्या करते थे वो समझिए। सपोज करिए, मान लीजिए दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां ए ही हैं। सर ये ए क्या होता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है, ए क्या होता है? अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कब कब एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानते हैं, मतलब इन दोनों का आपस में कोई संबंध है। ठीक है ना? तो ये दोनों ए ही हैं। अब हम मान लेते हैं कि ए लिमिटेड इंडिया में है और बी लिमिटेड हम मान लेते हैं बाहर है, विदेश में, फॉरेन कंपनी ऐसे मान लेते हैं। ठीक, ए लिमिटेड इंडिया में है, बी लिमिटेड बाहर है। बी लिमिटेड जहां पे है वहां पे हम टैक्स नहीं लगाते। बी लिमिटेड की बाहरी इनकम पे हम, वैसे भी फॉरेन कंपनी ने जो इनकम बाहर क्या कहते हैं कमाई, उस पे हमारा कोई टैक्स का मतलब ही नहीं। अब हुआ क्या, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कुछ गुड्स बेचे, सेल करे। वो गुड्स थे, एक्चुअल वर्थ उनकी होनी चाहिए 5 करोड़ रुपए की, लेकिन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को वो गुड्स 1 करोड़ पे बेच दिए। ये दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज थी। ऐसे समझ लीजिए कि इनका मालिक एक ही था, एक ही मालिक की, एक ही ओनर की ए लिमिटेड भी थी, बी लिमिटेड की भी थी। बी लिमिटेड एक ऐसी कंट्री में थी जहां टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन ए लिमिटेड इंडिया में थी और आपको पता है इंडिया में तो टैक्स लगता है। उसने ए लिमिटेड के प्रॉफिट्स कम दिखाने के लिए क्या किया, ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में कुछ गुड्स बेचे या कोई सर्विसेज इवन रेंडर करी जिसकी वर्थ थी 5 करोड़, बट बेच दिया 1 करोड़ में। अब इससे क्या होगा वो समझो। इससे होगा ये कि ए लिमिटेड जब अपनी सेल दिखाएगा, जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा ना, तो अपनी सेल को 5 करोड़ ना पकड़ के वो कितनी पकड़ेगा, 1 करोड़ दिखाएगा। जब 1 करोड़ की सेल दिखाएगा तो अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट्स कम दिखेंगे, या हो सकता है लॉसेस दिखना शुरू हो जाए। यहाँ से टैक्स बच गया आपका, कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बी लिमिटेड ने ये परचेज किया है, बी लिमिटेड ने माल खरीदा है, तो बी लिमिटेड के लिए कॉस्ट कम हो गई। बी लिमिटेड की कॉस्ट 1 करोड़ दिख रही है 5 करोड़ की जगह, तो बी लिमिटेड के प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देंगे। जब परचेजिंग कम की दिख रही है तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे। वहां हमारे प्रॉफिट ज्यादा भी हो जाएं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता। जब ऐसा होने लगा तो लॉ मेकर लेकर के आया ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस, टीपी के प्रोविजंस। लॉ मेकर कहता है कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, सिर्फ सुनते जाइएगा, मैं आपको आखिरी से लेके, शुरुआत से लेके आखिरी तक बहुत कुछ समझाने वाला हूं, सिर्फ सुनिए पहले।
जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा दो एई के बीच में, दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में, तो हम करेंगे क्या? आपने जो प्राइस डिक्लेयर किया खुद, हम उसको किनारे करके उसका एएलपी निकालेंगे। सर क्या निकालेंगे? एएलपी मतलब बेटा उसका आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एएलपी, आर्म लेंथ प्राइस की होना कितने का चाहिए। और हमें आर्म लेंथ प्राइस निकालने के बाद अगर ये दिखा कि भाई आप तो कह रहे हैं आपने 1 करोड़ का बेचा, लेकिन आर्म लेंथ प्राइस आया 5 करोड़ पे, तो हम क्या करेंगे? हम आपके प्रॉफिट्स यानी ए लिमिटेड के प्रॉफिट्स 4 करोड़ से बढ़ा देंगे। सर 4 करोड़ कैसे हो गया? 1 करोड़ की सेल तो तुम दिखा ही रहे थे, लेकिन आई 5 करोड़ की सेल, यानी 4 करोड़ तुमने सेल कम दिखाई, तो तुम्हारे प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़ा देंगे और तुमसे टैक्स लेंगे। ठीक। और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेल का ही एग्जाम्पल हो, परचेस का भी हो सकता है, गुड सर्विस कुछ भी हो सकता है। जैसे सर परचेस का कैसे हो सकता है? परचेस का एक और केस अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं, तो एक था सी लिमिटेड और एक है मान लीजिए डी लिमिटेड, ठीक है ना, और ये दोनों ए ही हैं। एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन में जितने सारे क्लॉज पढ़ाऊंगा उसमें से कोई भी क्लॉज पूरा हो जाए तो ए ही मान लेते हैं, तो मान लिया ए ही है। ये रहा इंडिया में, और ये अगेन वही विदेश में, फॉरेन कंपनी बोल लो या नॉन इंडियन कंपनी बोल लो, कुछ भी बोलो, मतलब ऐसी जगह है जहाँ टैक्स नहीं लगता, ना ही हम टैक्स लेते हैं, क्योंकि इनकम अगर हम तो फॉरेन कंपनी भी होगी तो हम अगर नॉन रेसिडेंट होगी वो कंपनी हमारे लिए, तो हम उसी से टैक्स लेंगे जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होगी या एक्रू और राइज इन इंडिया होगी। बाहरी एक्रूराइज हुई, बाहरी रिसीव्ड हुई, तो हमसे मतलब ही नहीं। तो ये डी लिमिटेड में ना यहाँ टैक्स लगता, और मान लेते हैं जहां इनकॉर्पोरेटेड है उस कंट्री में भी टैक्स नहीं लगता। ठीक। या टैक्स लगता भी है तो बहुत कम लगता है, हमारे इंडिया जैसा नहीं लगता। अब क्या हुआ? इस सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड से कोई गुड्स परचेज करे, सी लिमिटेड ने परचेज करे, कोई चीज खरीदी, मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज ली, जिसकी वैल्यू वर्थ होनी चाहिए, यानी आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए था 10 करोड़, लेकिन इन्होंने खरीदी 60 करोड़ में। अब इससे कैसे फर्क पड़ेगा बताओ? हमें तो केवल इंडिया वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क आएगा? इसके अगेन प्रॉफिट्स कम हो गए, क्यों? आपने एक ऐसी चीज खरीदी जो होनी चाहिए थी 10 करोड़ की, आप दिखा रहे हो कि हमने 60 करोड़ की खरीदी। सब कुछ बाकी हुआ, गुड्स भी मूव हुए, इसने बिल भी काटा, डी लिमिटेड ने 60 करोड़ का, इसने 60 करोड़ का पेमेंट भी किया। नहीं, इस तरीके से लीगल है कि सब कुछ लीगल हो करके भी आपने लॉ के लूप होल्स का मजा उठाया। आपने पढ़ा था ये होता है टैक्स अवॉइडेंस, इसकी भरपाई करने के लिए, इस लूप होल की भरपाई करने के लिए लाए गए थे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस, कि आप अगर ट्रांजेक्शन करेंगे ए के बीच में तो हम उसका आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे, और अगर आर्म लेंथ प्राइस की वजह से हमें दिखाई दिया कि आपने कम प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे हैं, तो हम डिफरेंशियल फिगर से आपकी इनकम बढ़ा देंगे और उस पे भी आपसे टैक्स लेंगे। यानी इस केस में सी लिमिटेड ने जितनी इनकम अपनी दिखाई होगी वो इनकम बढ़ा दी जाएगी, कितने रुपए से? 50 करोड़ से 50 करोड़ से बढ़ा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सी लिमिटेड परचेज प्राइस अपना खर्चा दिखाए बैठी है 60 करोड़ का, जबकि उसका खर्चा 60 का नहीं 10 का होना चाहिए। एक बात और, ये जो टीपी के प्रोविजंस हैं, ये डिपार्टमेंट अपने लिए लेके आया। अपने लिए मतलब ये तभी एप्लीकेबल होते हैं जब इनकम बढ़ रही होती है। अगर इसको प्रोविजंस को लगा करके आपकी इनकम कम हो रही होती है तो ना बाबा ना, हम वो प्रोविजन नहीं लगाएंगे। मतलब अगर इसी में ही मैं जस्ट रिवर्स कर दूं कि भाई आपने दिखाया था कितना? आपने दिखाया 10 करोड़ परचेज प्राइस, और आर्म लेंथ प्राइस है 60 करोड़। आपने खरीदी दिखाई 10 करोड़, लेकिन आर्म लेंथ प्राइस उसका हमने बाद में निकाला, वो आया 60 करोड़। तो हम क्या करें सी लिमिटेड के लिए? हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? आप खुद जब कह रहे हो हमने 10 करोड़ का खरीदा, आप 10 करोड़ का खर्चा डिक्लेयर कर रहे हो, तो हम पागल हैं क्या कि हम 60 करोड़ का खर्चा उसमें डाल देंगे? यानी आर्म लेंथ प्राइस निकालने के बाद अगर हमें ऐसा लगा कि उसकी वजह से तो इनकम कम हो रही है, तो प्रोविजन एप्लीकेबल
नहीं होगा। चाहे परचेज का केस हो, चाहे इससे पहले आपको सेल का केस समझाया, दोनों ही केसेस में आपकी इनकम जब बढ़ेगी तभी परचेज प्राइस एप्लीकेबल होगा, तभी सॉरी टीपी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये प्रोविजन लाए गए थे, अब आज नहीं लाए गए, बहुत साल हो गए इनको लाए हुए। और ये लाए गए थे कि जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में, तो हम उसकी एएलपी निकालेंगे, आर्म लेंथ प्राइस। इसको आर्म लेंथ प्राइस इस क्यों नाम देते हैं? आर्म लेंथ प्राइस इसलिए नाम देते हैं, जब आप छोटे भी रहे होंगे, स्कूल में जाते होंगे, तो असेंबली के लिए, प्रेयर के लिए जब आप खड़े होते होंगे, तो टीचर कहता था आपसे, कभी आपने ध्यान दिया हो, तो टेक अ आर्म डिस्टेंस, है ना? ऐसे करके आप आर्म डिस्टेंस, तो आप छोटे-छोटे से दूसरे के ऐसे-ऐसे कंधे मारते रहते थे, वो एक अलग बात है। एक आर्म डिस्टेंस पे रहते थे। देखिए ज़रा समझिए, बड़ी छोटी-सी इसका इसका तर्क है। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे कोई अनजान व्यक्ति, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, कोई अनजान व्यक्ति मिलता है, कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है और आप ऐसे खड़े हैं, वो बिल्कुल ऐसे-ऐसे आके, "ये बताओ रास्ता।" तो आप 2 कदम और पीछे हो जाएँगे ना। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो एक डिस्टेंस के साथ मिलते हैं, ठीक है ना? और जानकार से मिलते हैं, अब 2 जानकार मिल रहे हैं, 2 सरदार दोस्त मिल रहे हैं, तो वो तो एक-दूसरे को उठा कर अरे छुप भी पाएँगे। तो भई हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि 2 अनजान लोग अगर डीलिंग कर रहे होते तो किस प्राइस पे कर रहे होते? तो 2 अनजान लोग कर रहे होते तो आर्म लेंथ प्राइस, वो फेयर वैल्यू पे कर रहे होते। क्यों? क्योंकि जब 2 अनजान लोग होंगे तो बेचने वाला कभी जो इतनी वैल्यू उसको मिल सकती है उससे कम पे कभी नहीं बेचेगा, और खरीदने वाला ज़्यादा पे कभी नहीं खरीदेगा। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर-नीचे नेगोशिएट होता रहता है। ठीक है ना? तो इन्हीं भावनाओं के साथ ये चैप्टर है। एक बार ज़रा अपने आप रीडिंग शुरू करिए। यहाँ से ज़रा रीड करिए पहले इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बोल रहे हैं? द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन of multinational groups in economic activities in the country has given rise to new and complex issues emerging from transactions into between two or more enterprises belonging to the same multinational group। देखिए आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने में आपको पता है एमएनसीज़ का कल्चर है। कह रहे जैसे-जैसे आप देख रहे हो ग्लोबली हम लोग आगे भाग रहे हैं, वैसे-वैसे हो क्या रहा है, हर एंटरप्राइज़ अपनी ब्रांचेज़, अपनी कंपनीज़ दूसरी कंट्रीज़ में भी डाल रहा है। यानी हमारे इंडिया के अंदर भी आज की तारीख में बहुत सारे मल्टीनेशनल ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी ग्रुप कंपनीज़ है, पेरेंट कंपनी में भी इंडिया के बाहर हो सकती है, ब्रांचेज़ वगैरह दूसरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी यहाँ हो सकती है या वाइस वर्सा हो सकता है। अब कह रहे हैं इससे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू आ रहा है। कॉम्प्लेक्स इश्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपस में भी ट्रांज़ैक्शन करती रहती हैं ऐसी कंपनियाँ। आपस में भी अपनी एक कंपनी ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, दूसरे ने बेचा, तीसरे ने खरीदा। तो आपस में भी जो दोनों रिलेटेड हैं वो भी ट्रांज़ैक्शन करते रहते हैं। और जब दोनों ट्रांज़ैक्शन करते रहते हैं तो हो सकता है मैनिपुलेशंस कर रहे हों, क्योंकि जब सेम ही हैं तो मैनिपुलेशंस कर रहे हो, कहीं पे कम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पे ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो कह रहा था इंक्रीजिंग जैसे-जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है मल्टीनेशनल ग्रुप्स का अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी कंट्री के, तो इसने एक नए और कॉम्प्लेक्स इशू को मुद्दे को लेकर के आया है फ्रॉम ट्रांजैक्शन जो एंटर्ड हो रहे हैं इनटू बिटवीन 2 या 2 से ज्यादा एंटरप्राइजेज जो बिलोंग करती हैं सेम मल्टीनेशनल ग्रुप्स को। द प्रॉफिट्स derived by such enterprises carrying on business in India can be controlled by the multinational groups by manipulating the prices charged and paid in such intra-group transaction, thereby leading to erosion of to tax revenues। क्या कह गए? कह रहे हैं साहब जो प्रॉफिट ड्राइव कर रही हैं ऐसी एंटरप्राइजेस जो अपना बिजनेस कैरी कर रही हैं इंडिया में, हो सकता है वो कंट्रोल करी जा रही हो किसी मल्टीनेशनल ग्रुप द्वारा, जो कर क्या रहे हो उनके प्राइजेस को मैनिपुलेशन कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो उनके प्राइजेस को, एंड उस इंटर ग्रुप पे मैनिपुलेशन करके टैक्स रेवेन्यू को इरोज कर रहे हैं, इवेजन कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। टैक्स जो मिल सकता था हमारी कंट्री को वो नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। विथ ए व्यू टू प्रोवाइड अ डिटेल स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क, यानी इसके लिए एक लॉ होना चाहिए। इस व्यू के हिसाब से, इस व्यू के साथ
क्या ही के लिए लॉ चाहिए? विच कैन लेड टू कंप्यूटेशन, जिसकी मदद से हम कंप्यूट कर पाए रीजनेबल या फेयर एंड इक्विटेबल प्रॉफिट एंड टैक्स इन इंडिया, कि कितना रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, कितना फेयर प्रॉफिट्स होने चाहिए, उस पर सही टैक्स लगाने के लिए एक तरीका तो चाहिए, एक लीगल फ्रेमवर्क तो चाहिए। अगर ये लीगल फ्रेमवर्क ना होता तो दिक्कत क्या होती? ऑफिसर और क्लाइंट हमेशा लड़ते रहते। क्लाइंट कहता जो हमने बेचा है वो बिल्कुल सही बेचा है, ऑफिसर कहता नहीं। तो एक लीगल तरीका तो चाहिए इन द केस ऑफ सच मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस। इसलिए चैप्टर जो है ट्रांसफर प्राइसिंग का, जिसमें सेक्शन 92 से लेकर के 92F है, वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये बात समझ में आई? देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात और समझाऊं। जब टीपी के प्रोविजंस आए थे तो वो ये आए थे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है दो एई के बीच में तो टीपी के प्रोविजंस लगा करके ईएलपी निकाला जाएगा, और बहुत पुराने हो गए, अब कोई नया नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? एक केस और हुआ। एक केस में क्या हुआ? दो कंपनियां थी, एक थी एक्स लिमिटेड और एक थी वाई लिमिटेड, और दोनों इंडिया की कंपनियां थी। दोनों इंडिया में थी, कोई विदेशी कंपनी नहीं थी, बट अंडर द सेम ग्रुप थी। अंडर द सेम ग्रुप समझते हो ना, कॉमन कंट्रोलिंग थी, ठीक है ना, मैनेजमेंट सेम। आज की तारीख में मार्केट में अगर हम देखने निकले तो बहुत लोगों ने, एक ही ग्रुप ने बहुत सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट करी हुई हैं अलग अलग वजह से। यानी 8-10 कंपनियां, 15-20 कंपनियां चला रहे हैं। मे बी जेन्युइन भी हो सकती हैं, इनजेन्युइन भी हो सकती हैं, सिर्फ फंडिंग इधर से उधर करने की, किसी में लोन ले लिया कुछ दिखा के पैसा इधर दे दिया, या प्रॉफिट बचाने के लिए। तो हुआ क्या? एक केस हुआ जिसमें केस के फैक्ट्स क्या थे कुछ समझिए। ये कंपनी थी, बाकी पूरा डिटेल केस इसी में पढ़ाऊंगा आपको। और दो कंपनियां थी, दोनों इंडिया में थी। मान लेते हैं ये जो कंपनी थी, ये थी मान लेते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और ये थी आपकी यूके। यूके मतलब इंडिया का यूके मतलब उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये उत्तराखंड में थी और ये यूपी में थी। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके के टैक्स के बेनिफिट्स हैं, पहाड़ी एरियाज वगैरह में या और भी जगह पे होते हैं। तो मान लीजिए जहां पे ये वाई लिमिटेड थी, वहां पे टैक्स का बेनिफिट था, टैक्स का हॉलीडे था। टैक्स हॉलीडे मतलब होता है कि इतने टाइम तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन ये जो एक्स लिमिटेड जहां इनकॉर्पोरेटेड थी, वहां पे कोई टैक्स हॉलीडे नहीं था, वहां पे टैक्स लगता था। अब इन्होंने भी ऐसा ही काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को गुड्स या सर्विसेज दिए, और जितनी की वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कम पे दिए। जितने की वर्थ होनी चाहिए थी, मान लो इन्होंने सेल किया एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को, और वर्थ होनी चाहिए थी, उसकी आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए था 5 CR का, और इन्होंने ट्रांजैक्शन जो दिखाया, एक्चुअल में जो दिखाया वो दिखाया 1 CR। अब इससे हुआ क्या? 1 CR दिखा करके अगेन आप समझ पा रहे हैं, एक्स लिमिटेड ने अपनी सेल में 1 करोड़ दिखाया होगा जबकि इसको दिखाना था 5 करोड़। तो इसके प्रॉफिट्स कम हो गए। हाँ, वाई लिमिटेड के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। वाई लिमिटेड के प्रॉफिट्स क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि इसने परचेज करी है। परचेज करी एक ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी 5 करोड़ की, लेकिन इसने कॉस्टिंग इसकी केवल 1 करोड़ आई, तो इसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। वाई लिमिटेड के प्रॉफिट बढ़ जाए तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो उत्तराखंड में इनकॉर्पोरेटेड है, उत्तराखंड में टैक्स नहीं लग रहा है अभी। उत्तराखंड के जिस एरिया में है, ऐसा नहीं कि पूरे में नहीं लगता, जिस एरिया में, वहां मान लेते हैं टैक्स नहीं लगता। लेकिन इसमें क्या हुआ? यूपी में टैक्स लगता है, हमने टैक्स बचा लिया। या फिर उल्टा केस परचेज का समझ लो। यहां से परचेज करी वाई लिमिटेड से, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी एक ऐसी चीज जिसका आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए 2 करोड़, और इन्होंने परचेज प्राइस दिखाया 20 करोड़ का। तो अल्टीमेटली फिर से इसके प्रॉफिट कम हो गए एक्स लिमिटेड के, क्योंकि परचेजिंग कम की दिखाई, परचेजिंग ज्यादा की दिखाई, होनी चाहिए थी 2 करोड़ की, दिखाई 20 करोड़ की, प्रॉफिट्स कम हो गए। वाई लिमिटेड की बात करें, वाई लिमिटेड की सेल बढ़ गई, 2 करोड़ की होना चाहिए था माल, बेचा 20 करोड़ में, सेल बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गए, बट वहां तो टैक्स लगता ही नहीं, और यूपी में टैक्स लगता है, हम बच गए। जब ऐसा केस हुआ तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया? असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए, लगाते हुए, ये प्राइसिंग को हटा करके एएलपी निकाला, और ये जो एक्स लिमिटेड है इसकी इनकम बढ़ा दी। जब ऐसा हुआ तो इस कंपनी ने केस फाइल किया।
ये कंपनी अपील में गई, केस फाइल किया, केस गया कोर्ट तक, और कोर्ट ने काफी डिटेल स्टडी करके कहा कि वैसे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये टैक्स की चोरी के ही तरीके से है, टैक्स का रेवेन्यू का नुकसान है, बट कानून तो आखी पट्टी बंदी होती है ना, कानून तो वही जजमेंट दे सकता है जो लॉ में लिखा है। कोर्ट ने कहा कि सर, ये जो प्रोविजंस हैं टीपी के, ये केवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होते हैं, लॉ में तो यही लिखा है, तो इस पे अप्लाई नहीं हो सकते और आप इसको नहीं लगा सकते। कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए कि क्या ये प्रोविजंस डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे भी लगने चाहिए, क्या लॉ को अमेंड करने की जरूरत है, ऐसा डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। लेकिन डिसीजन तो उन्होंने कहा आज के लॉ के हिसाब से हम तो यही दे रहे हैं, बस ये बोलने की देर थी। 2012 में, अगले साल उन्होंने 2012 में इसके प्रोविजंस का जो दायरा था वो बढ़ा दिया और इसको स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी टीपी के प्रोविजंस एप्लीकेबल कर दिए। एसडीटी, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, यानी कौन से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे, वो कौन से आपको पढ़ाऊंगा। यानी दैट मींस आज की तारीख में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन इंटरनेशनल में भी, ट्रांजैक्शन में भी लग रहे हैं एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी लग रहे हैं। ठीक है, तो दायरा अपने आप में बहुत बड़ा है। तो पहले क्या था, पहले जब केवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे लगते थे, तब वो लोग जो प्रैक्टिस करते थे सीए वगैरह, जो बाहरी जिनके पास ज्यादा क्लाइंट नहीं थे, उनको टेंशन नहीं थी ये प्रोविजंस आए ना आए, क्योंकि वो क्लाइंट बेस उनका जो था वो लोकल क्लाइंट बेस था। लेकिन जब वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी एप्लीकेबल कर दिया गया 2012 में, तो सब में बड़ी खलबली मच गई कि भाई ऐसा तो बहुत चल रहा था, बहुत तेजी में चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप कंपनियां बनाई हुई थी, चाहे आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, किसी का भी नाम ले लें, सभी ने कुछ ना कुछ कर रखा था। तो जब ये प्रोविजंस आए तो इसमें ये हुआ कि भाई सीए साहब से रिपोर्ट लेनी होगी, सीए साहब उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे कि उन्होंने क्या प्राइसिंग निकालनी चाहिए आपके हिसाब से। अलग अलग तरीके बताए हुए हैं लॉ में, अभी आपको पढ़ाऊंगा मेथड, तो किस मेथड के हिसाब से क्या प्राइसिंग निकालें और कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अब सीए तो बेचारा दोनों तरफ से मर रहा है, क्योंकि अगर वो क्लाइंट के खिलाफ लिखता है ना, तो क्लाइंट कहेगा तुमसे ऑडिट नहीं कराएंगे, किसी और से कराएंगे। ठीक है, वो गलत लिखता है तो उसकी डिग्री की बात है, हालांकि वो गलत नहीं करेगा, अपने प्रोफेशन के साथ सही लिखेगा। बट बहुत सारे फिर इस पे मैं कह सकता हूँ प्रेजेंटेशंस उस समय पे हुए, लोगों को समझाया गया, तो इसलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, और एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलो आगे पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, most of the companies are working under the umbrella of group engaged in diversified field sector leading to large number of transactions between related party। बिल्कुल सही है, कह रहा आज की तारीख में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है, लोग एक व्यापार नहीं करते, लोग 4 5 10 व्यापार पकड़ के रखते हैं, एक्सपेंशन बढ़ रहा है, तो ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो एक कॉमन अम्ब्रेला में, कॉमन ग्रुप में काम कर रही हैं। मालिक एक है, मैनेजमेंट एक है, उसने 4 5 10 कंपनियां खोल रखी हैं, जिसकी वजह से आपस में भी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों रिलेटेड पार्टीज के बीच में होते रहते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है सर? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मींस द ट्रांजेक्शन बिटवीन और अमंग द पार्टीज जो एसोसिएटेड हैं बाई रीजन ऑफ मे बी कॉमन कंट्रोलिंग हो सकती है, कॉमन ओनरशिप हो सकती है, या अदर कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। कैसे कॉमन कंट्रोलिंग मानेंगे, कितने परसेंट शेयर में मानेंगे, या क्या होगा, वो मैं आपको अभी ए की डिटेल में डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। द मैकेनिज्म फॉर अकाउंटिंग द प्राइसिंग ऑफ दीज रिलेटेड ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी सही तरीके से प्राइस को रिकॉर्ड करना, ये जो मैकेनिज्म है अकाउंटिंग का, ठीक है, जो मेथड है अकाउंटिंग का, प्राइसिंग का मेथड जो है इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, इसी को ही ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बोले जाते हैं, कि हमने जो आपस में दो ही ने कोई भी चीजों को ट्रांसफर किया है, उसका सही प्राइस क्या हो, वही है ट्रांसफर प्राइसिंग ये चैप्टर। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू, क्या मतलब होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइस, किसका? गुड्स का, नहीं दोनों का ही, गुड्स हो या सर्विस हो। ट्रांसफर प्राइस रेफर्स टू द प्राइस ऑफ गुड्स or services which is used in accounting for transfer of goods or services from one responsibility center to another। responsibility center एक तरीके से आप समझ लीजिए डिपार्टमेंट,
फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। तो कह रहे हैं ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जो यूज किया गया अकाउंटिंग के लिए, यानी एंट्रीज पास करने के लिए, बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए जो प्राइस यूज किया गया, काहे के लिए, फॉर ट्रांसफर जो हुए गुड्स या सर्विस किसके बीच में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी। दूसरी कौन सी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी। ट्रांसफर प्राइस अफेक्ट करता है रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल। ट्रांसफर प्राइस देखो एक की सेल में फर्क डालेगा और दूसरे के परचेज में, तो ट्रांसफर प्राइस अफेक्ट करता है रेवेन्यू ऑफ ट्रांसफरिंग डिवीजन, जो ट्रांसफर कर रही है उसकी सेल में फर्क डालता है, उसकी इनकम साइड फर्क डालता है, एंड कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिसीजन, रिसीविंग डिवीजन। एज ए रिजल्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, return on investment and managerial performance evaluation of both divisions are also affected। देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग हम तो इनकम टैक्स में जो पढ़ रहे हैं वो अपने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, ये चैप्टर जो लाया गया लॉ में, ये सेक्शन जो इंसर्ट किया गया है वो लॉ में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा कि गलत तरीके से टैक्स ना बचाया जाए, टैक्स की चोरी ना हो, इसलिए प्रोविजंस लाए गए। अगर 2 सेकंड के लिए टैक्स के प्रोविजंस को साइड में रख दें तो टीपी वैसे भी बड़ा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि अगर टीपी के प्रोविजंस आप नहीं लगाएं, थोड़ी देर के लिए टैक्स को भूल जाइए, एक नॉर्मल फिनोमिना में समझिए। मान लीजिए मेरी मेरी दो कंपनियां हैं, मेरी ही दो कंपनियां हैं, एक कंपनी पेन बनाती है और दूसरी कंपनी इंक बनाती है। जो कंपनी इंक बनाती है वो इंक बेचती है पेन बनाने वाली कंपनी को। मेरी ही दो कंपनियां, मैं भूल जाता हूं इनकम टैक्स को थोड़ी देर के लिए, एक कंपनी इंक बना रही है, दूसरी कंपनी पेन बना रही है। इंक बनाने वाली कंपनी पेन बेचती है, इंक बनाने वाली कंपनी इंक बेचती है पेन बनाने वाली कंपनी को। अब मान लो पहला केस, इंक बनाने वाली कंपनी ने इंक जरूरत से कम दाम में बेच दी। मेरी ही कंपनी है, हालांकि दोनों को मेरी कंपनी है, बाहर ही नहीं बेचते, दोनों मेरी कंपनी है। इंक बनाने वाली कंपनी ने इंक थी मान लो 100 करोड़ की, बेच दी 20 करोड़ में, तो उसने कहा घर की बात है। अब होगा क्या, इंक बनाने वाली कंपनीज के प्रॉफिट कम दिखाई देंगे, मे भी हो सकता है लॉसेस दिखाई दे, और पेन बनाने वाली कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देंगे। अब हो सकता है एज अ ओनर, एज अ मैनेजमेंट मैं ये डिसीजन ले लूं कि इंक बनाने वाली जो मेरी कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसको बंद कर दो, डिस्कार्ड कर दो, खत्म कर दो। गलत डिसीजन हो सकता है कि नहीं। अपोजिट ले लो, जस्ट मान लो इंक बनाने वाली कंपनी ने पेन बनाने वाली कंपनी को इंक बेची और जरूरत से ज्यादा दाम पे बेच दी, थी वो इंक 20 करोड़ की, बेच दी 50 करोड़ में। होगा ये, इंक बनाने वाली कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देंगे, पेन बनाने वाली कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। पेन बनाने वाली की कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, हो सकता है पेन बनाने की प्रॉफिट क्यों कम होंगे, उसके लिए कॉस्ट बढ़ गई ना, परचेज प्राइस। हो सकता है जब वो परचेज प्राइस बढ़े तो वो पेन महंगा बेचना चाहे मार्केट में, पेन महंगा बेचेगी तो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी, कॉम्पिटिटर सस्ता पेन बेच रहे होंगे, आपका पेन ही नहीं बिकेगा। हो सकता है पेन ना बिके और मैं ये डिसीजन लूं कि इंक बनाने वाली कंपनी तो बहुत बढ़िया है, पेन बनाने वाली कंपनी बेकार है, प्रॉफिट नहीं आ रहा। लेकिन जब यहीं पे सही वैल्यू पे ट्रांजैक्शन होगा, इंक बनाने वाली कंपनी ने इंक दी, मेरी पेन बनाने वाली कंपनी को बेची, लेकिन सही वैल्यू पे, आर्म लेंथ प्राइस पे, जितने में मार्केट में इंक चलती है उतने पे बेची, तो सही परफॉर्मेंस दोनों की दिखाई देगी, सही डिसीजन दिखाई देगा। पेन वाला जो है सही प्राइसिंग सेट कर पाएगा पेन की, जब सही कॉस्टिंग होगी तभी तो सही प्राइसिंग होगी। तो केवल 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 टैक्स के लिए ही टीपी के प्रोविजन जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में हो सकता है टीपी अगर आपने सही नहीं लगाया, ट्रांसफर प्राइसिंग सही नहीं पकड़ी, तो मैनेजमेंट गलत डिसीजंस ले ले, और गलत डिसीजंस बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं भविष्य में। तो इसलिए यहां समझाया जा रहा है कि एज ए रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वगैरह दोनों डिवीजन की इफेक्ट करेंगी। एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या है। एटी एंड कंपनीज इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन डाइवर्सिफाइड बिजनेस। कह रहे एक ग्रुप है जिनका नाम है एटी एंड कंपनीज, जैसे नहीं होता अग्रवाल ग्रुप्स, है ना, वैसे वन ऑफ इट्स यूनिट, दैट इज यूनिट एक्स, एक यूनिट है उनकी, एक कंपनी मान लीजिए आप, वो मैन्युफैक्चर करती है बेटा ऑटोमेटिव बैटरी, वो बैटरी बनाती है। दूसरी यूनिट, दूसरी कंपनी वाई है, वो इंडस्ट्रियल ट्रक बनाती है, नहीं एक बैटरी बनाती है, दूसरा ट्रक बनाती है। अब बताइए ट्रक में बैटरी लगती है कि नहीं लगती है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो कह रहे हैं यूनिट एक्स जो है वो सप्लाई करती है, ये बैटरी देती है वाई को।
इन सच केसेस ट्रांसफर प्राइसिंग का मैकेनिज्म यूज किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ ऑटोमेटिव बैटरी के प्राइसिंग सही निकालने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का मैकेनिज्म यूज किया जाएगा। समझ में आया? दूसरा एक और एग्जांपल, एटी कंपनी एक्सपर्ट है इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, यानी एक गुड्स का एग्जांपल लिया एक सर्विसेज का, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि केवल गुड्स पे ही अप्लाई होता है, सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है। तो एटी कंपनी एक एक्सपर्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देने के लिए। इसने एंगेज किया इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इट्स एसोसिएटेड कंपनी एज वेल एज इट एंगेज इन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। इफ एटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज अपनी एसोसिएटेड कंपनी को, तो ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड एट प्राइस। कौन से प्राइस पे? जो कैलकुलेट किया जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग के मैकेनिज्म से। यानी ट्रांसफर प्राइसिंग के अलग अलग तरीके आपको सिखाए जाएंगे, आपको मेथड सिखाए जाएंगे निकालने के लिए। उसमें से जो सबसे सुटेबल मेथड होता है उस सिचुएशन के हिसाब से, उस फैक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से प्राइसिंग निकाला जाता है। एग्जाम में भी उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया सकता है। बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके आती जाएगी, हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें, आखिर ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। हेल्पफुल इन करेक्ट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सही प्राइसिंग पता लगाने में मेरी मदद करता है, प्रोडक्ट की सर्विसेज की सही प्राइसिंग में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंक वाले डिपार्टमेंट ने पेन वाले डिपार्टमेंट को इंक कम दाम में बेच दी या ज्यादा दाम में बेच दी, दोनों ही सिचुएशन में पेन वाला डिपार्टमेंट प्राइसिंग सही नहीं सेट कर पाएगा। कम मिल गई तो हो सकता है पेन वाला डिपार्टमेंट कम प्राइस पे पेन बेच दे मार्केट में। ओके, इंक सस्ती, रॉ मटेरियल सस्ता, हमने थोड़ा सा प्रॉफिट उसको लगा, उसने जोड़ा और कम दाम पे बेच दी। उससे हो सकता है ओवरऑल मेरा नुकसान हो जाए। मैं मालिक हूं दोनों कंपनियों का, इंक का भी पेन का भी, मेरा नुकसान हो जाए। पेन वाला तो दिखा रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरा नुकसान इसलिए हो गया, इंक जो तुमको मिली थी 100 रुपए की, वो 100 की थी नहीं, वो तो थी 1000 की। बट तुमने क्या किया, 100 रुपए की कॉस्ट मान करके उस पर बेच दिया आगे। उल्टा होगा, प्राइसिंग ज्यादा रख दी उसने, इंक वाले ने ज्यादा की इंक बेची पेन वाले को, तो पेन वाले को कॉस्ट ज्यादा मिली, पेन वाले ने अपना सेलिंग प्राइस ज्यादा रखा। मार्केट में पेन पड़े पड़े सड़ रहे हैं, बिक ही नहीं रहे हैं। दूसरी कंपनी के लोग पेन खरीद ले रहे हैं कि भैया सस्ता पेन है, ये पेन 10 में मिल जाता है, तुम तो 15 में बेच रहे हो, तुम्हारा क्यों खरीदे, 10 वाला खरीद लेंगे। तो कह रहा है सही सही मदद करता है क्या ये, में सही क्या है कि सही सही प्राइसिंग निकालने में हमारी मदद करता है। इफेक्टिव ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन करेक्टली प्राइसिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सिंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन जब होता है एई के बीच में, एसोसिएटेड पार्टीज के बीच बोल लीजिए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोल लीजिए, अगर करता है, अगर फ्रीक्वेंटली है, तो ये जरूरी है कि सारे ट्रांजेक्शन्स वैल्यू करे जाएं सही तरीके से, करेक्टली, ताकि फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल सर्विसेज की प्राइसिंग सही हो। दूसरा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हमें सही परफॉर्मेंस तभी पता चलेगी, इंक वाले ने कितना कमाया, पेन वाले ने कितना कमाया, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। जब प्राइसिंग सही होगी तभी तो सही परफॉर्मेंस पता चलेगी। और द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एनी एंटिटी, ये जरूरी है कि उसके सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस की आप अकाउंटिंग करें, और वो भी सही अकाउंटिंग करें, कैलकुलेशन करें। करेक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का इज नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग ऑफ इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो दो ए के बीच में हो रहे हैं, वो सही ट्रांसफर प्राइसिंग पे उनका कैलकुलेशन होना चाहिए। और तीसरा, आप पढ़ रहे हैं कि सिर्फ वॉलेंट्री नहीं कर रहे हैं, लॉ कह रहा है, लॉ कह रहा है जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर टैक्स, वो इनकम बढ़ा के बाद में लिया जाएगा, तो पहले से ही सब कुछ सही करके चलो। तो हेल्पफुल इन कंप्लाइंग स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन, यानी लॉ बने हुए हैं, उसको कंप्लाई करने के लिए बड़ा जरूरी है। सिंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की डायरेक्ट बियरिंग है प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी की कॉस्ट पे, तो इफेक्टिव ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गई, एक करेक्ट प्राइसिंग प्रोडक्ट की निकालने में मदद करता है, दूसरा सही परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करने में मदद करता है, एंड तीसरा स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन, जो लॉ बने हुए हैं उनको कंप्लाई करने में मदद करता है ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस। बात समझ में आई? तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस हमारे इंडिया में बात करें तो मैंने आपको बताया, क्या इंडिया में केवल और केवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे ही लग रहा है कि दोनों पे लगता है आज की तारीख में? अब दोनों पे लगता है। यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में तो ईयर 2001 में तब आ गया था, और 2012 में एसडीटी में आ गया। यानी अब एसडीटी को भी काफी साल हो गए, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को भी काफी ईयर बीत गए हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इन इंडिया, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया हैज गिविंग राइज टू न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और मोर एंटरप्राइजेस belonging
into the same group. Hence, there was a need to introduce a uniform and internationally accepted mechanism of determining reasonable, fair and equitable profits and taxes in India. यानी कह रहे हैं इसलिए बड़ा जरूरी था कि एक तरीका लाया जाए जो यूनिफॉर्म तरीका हो, यानी जब मेथड प्रिस्क्राइब्ड हो जाएंगे तो यूनिफॉर्म होगा, मैं भी वही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी उसी में से कोई मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, और ऐसे मेथड लाए जाए जो इंटरनेशनली भी बाकी कंट्रीज भी उनको एक्सेप्ट करती हो। ठीक है ना, काहे के मेथड लाए गए? सही, रीजनेबल, फेयर और इक्विटेबल प्रॉफिट्स निकालने के, सही टैक्सेस निकालने के, इन शॉर्ट सही प्राइसिंग निकालने के। जब सही प्राइस निकलेगा तो सही प्रॉफिट निकलेगा, तो सही टैक्स निकलेगा। अकॉर्डिंगली फाइनेंस एक्ट 2001, देख रहे हैं कितने साल पहले, आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया लॉ। आप पैदा हो गए थे? बच्चे कह रहे पता नहीं। अकॉर्डिंगली फाइनेंस एक्ट 2001 इंट्रोड्यूस लॉ ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंडिया थ्रू सेक्शन 92 से 92F लाया गया, जो हमें गाइड करता है कि कैसे हम कंप्यूट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड सजेस्ट करता है डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। देखो बेटा, ट्रांसफर प्राइसिंग जो ये मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग निकलेगा कैसे? डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ना, कि क्या चीज बेची गई, क्या चीज खरीदी गई, कौन से गुड्स थे, कौन सी सर्विसेज थी, कब बेचा गया, कब खरीदा गया। तो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ईयर 2012 में एक बम फूटा। क्या बम था वो? brought a big change in transfer pricing regulations in India, whereby government ने extend कर दी applicability transfer pricing regulation की टू, किसके ऊपर भी लगा दी? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल कर दिया, जिसको वो लेकर के आए 92BA, एक सेक्शन लेकर के आए। क्या है सब मैं पढ़ाऊंगा। ये इससे मदद क्या मिलेगी? दिस वुड हेल्प इन कर्बिंग द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम ए टैक्सेबल डोमेस्टिक जोन, डोमेस्टिक मतलब इंडिया, टू टैक्स फ्री डोमेस्टिक जोन। यानी ऐसी प्रैक्टिसेस जहां पे लोग अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर रहे थे एक टैक्सेबल डोमेस्टिक जोन से नॉन टैक्सेबल यानी टैक्स फ्री डोमेस्टिक जोन में, ऐसी प्रैक्टिसेस पे लगाम लगेगी, रोक लगेगी। मैंने यूपी और उत्तराखंड का एग्जांपल लिया। यूपी हो गया मान लेते हैं टैक्सेबल डोमेस्टिक जोन, और उत्तराखंड टैक्स फ्री डोमेस्टिक जोन हो गया मान लेते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस की आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए एक इंसान SEZ को कर रहा है और दोनों सेम अम्ब्रेला में है, तो ऐसा ना करें, इसलिए लाया गया SDT। एज स्टेटेड अर्लियर, fundamental transfer pricing provision is that transfer price should represent arm length price of goods transferred and services rendered from one unit to another unit। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसा आपको ऊपर बताया गया, जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन का, वो ये है कि ट्रांसफर प्राइस रिप्रेजेंट करे, क्या रिप्रेजेंट करे बेटा? आर्म लेंथ प्राइस। मैंने आपको बताया ALP बताए, तो आर्म लेंथ प्राइस किसके बीच में होता है? दो रिलेटेड के बीच में आर्म लेंथ होता है, कि दो अनरिलेटेड के बीच में? दो अनरिलेटेड जब भी काम करते हैं तो वो आर्म लेंथ प्राइस पे करते हैं। अनरिलेटेड बोल लो या अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन भी बोल लो, जब भी तो अनरिलेटेड के बीच में ट्रांजेक्शन होता है ना बेटा, अनरिलेटेड के बीच में हमेशा अनकंट्रोल्ड प्राइसिंग होती है। अनकंट्रोल्ड मतलब जिसपे ना मेरा कंट्रोल होता है ना आपका। किसका कंट्रोल होता है? मार्केट के हिसाब से चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोना खरीदने गया अपनी अनरिलेटेड पार्टी से, तो सोने के दाम पे ना उसका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, अनकंट्रोलिंग ही चलता है, मतलब मार्केट के हिसाब से चल रहा है। मैं जरूरत से ज्यादा महंगा नहीं बेचूंगा या खरीदूंगा, और ना ही वो कर सकता है वाइस वर्सा। ठीक है, तो कह रहे हैं फंडामेंटल ट्रांसफर प्राइसिंग के ये हैं कि ट्रांसफर प्राइस रिप्रेजेंट करे आर्म लेंथ प्राइस का, जो गुड्स ट्रांसफर्ड हुए या जो सर्विसेज रेंडर्ड हुई एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। इन जनरल आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है फेयर प्राइस गुड्स का या सर्विसेज का, फेयर प्राइस। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफर प्राइस शुड रिप्रेजेंट प्राइस विच कुड बी चार्ज, जो चार्ज किया जाता अगर एक इंडिपेंडेंट पार्टी वो ट्रांजेक्शन करती अनकंट्रोल्ड कंडीशन में। अनकंट्रोल्ड कंडीशन समझ गए? इंडिपेंडेंट पार्टी समझ गए? रिलेटेड की अनरिलेटेड? अनरिलेटेड। तो कह रहे हैं आर्म लेंथ प्राइस वो प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस वो रिप्रेजेंट करना चाहिए जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो होती
उससे पैसा लिया जाता अनकंट्रोल कंडीशन में, वो होता है आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। इन केस ट्रांसफर प्राइस इज नॉट एट आर्म लेंथ, अगर आर्म लेंथ पे नहीं होगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्या? रॉन्ग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इन केस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज, दस अट्रैक्शन ऑफ पेनल्टी प्रोविजन। अभी जब आपको ऊपर पढ़ाया, इंपॉर्टेंस पढ़ाई मैंने, तो इंपॉर्टेंस में ये थी ट्रांसफर प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस। करेक्ट प्राइसिंग में मदद करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मदद करता है, स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन में मदद करता है। इसी का अपोजिट लिखा हुआ है कि अगर आप आर्म लेंथ प्राइस को फॉलो नहीं करेंगे, सही प्राइसिंग नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग गलत हो जाएगी। देखो ये लिखा है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग गलत हो जाएगी, रॉन्ग प्राइसिंग। दूसरा लिखा है था ऊपर, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मदद करता है, तो अगर नहीं करेंगे तो गलत परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी। तीसरा लिखा था स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन मदद करता है, नहीं करेंगे तो आप कहां से नॉन कंप्लायंसेस हो जाएंगे लॉस के। बात समझ में आई सभी को? तो भैया अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें, तो इन्होंने समझाया है एग्जाम्पल से कि कैसे गलत इवैल्यूएशन हो जाएगा, गलत प्राइसिंग हो जाएगी। यानी टेक्स्ट को 2 मिनट के लिए अगर साइड में भी रख दें तो कितनी जरूरी है सही प्राइसिंग पे काम करना। मैंने आपको ओरली भी समझाया, इंक का एग्जाम्पल लिया आपके साथ, पेन का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। भाई एक अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़िएगा। कंपनी एक ए है और एक कंपनी टी है, ये वर्क करते हैं कॉमन अम्ब्रेला ऑफ ए टी कंपनी, मैनेजमेंट सेम है, यानी ये कंपनी ए और टी ए ही है। कंपनी ए मैन्युफैक्चर करती है एक प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है दूसरी कंपनी के लिए। तो मान लो कंपनी ए बनाती है बैटरी और कंपनी टी बनाती है ट्रक, या कंपनी ए बनाती है इंक और कंपनी टी बनाती है इंक। तो कंपनी ए जो बनाती है वो टी के लिए रॉ मटेरियल है। अब भाई कंपनी ए देती होगी, बेचती होगी टी को। अब तीन केसेस हो सकते हैं, या तो सस्ते में बेचती होगी, या महंगे में, या सही दाम में। सबसे पहला केस, अगर कंपनी ए चार्ज करती है प्राइस मोर देन आर्म लेंथ प्राइस, जो उसकी वर्थ है उससे ज्यादा में बेचती है, 100 रुपए का बेचना चाहिए, बेचती है 500 रुपए में, बिना पढ़े पहले मेरे को बताओ इससे कंपनी ए के प्रॉफिट्स में क्या फर्क पड़ेगा? 100 की चीज को 500 में बेचती है, कंपनी ए के प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे जरूरत से ज्यादा। और कंपनी टी में क्या फर्क पड़ेगा? उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी परचेज प्राइस कम है। या फिर हो सकता है उसको, नहीं, उसकी परचेज प्राइस ज्यादा है तो उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कंपनी टी जब अपना सेलिंग प्राइस निकाले तो वो भी ज्यादा में पहुंचे, क्योंकि जब हमने परचेज ज्यादा में किया, 100 की चीज 500 में खरीदी, रॉ मटेरियल, लेबर, सारी कॉस्ट जोड़ी, प्रॉफिट जोड़ा, तो कहेगी ये चीज हम मार्केट बेचेंगे 2000 रुपए की, जबकि कॉम्पिटिटर वही चीज बेचता है 1700 की, 1800 की। प्राइस में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी, मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। पढ़िए क्या होगा, अगर कंपनी ए ने जरूरत से ज्यादा महंगा करके बेचा तो क्या होगा, इफेक्ट कंपनी ए में, रेवेन्यू कंपनी ए का बढ़ जाएगा। कंपनी टी की बात करें तो टोटल कॉस्ट कंपनी टी की बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी ए का सेल प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी टी का परचेज प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी टी की टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। इससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट which may lead to non competitiveness of this product, प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव ही नहीं बचने वाला। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, कंपनी ए ने चार्ज किया प्राइस जो लेस था देन द आर्म लेंथ प्राइस फ्रॉम कंपनी टी। ऐसे में क्या होगा, 100 की चीज 20 रुपए में बेच दी है, 100 का आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए, 20 में बेच दिया, कंपनी ए का प्रॉफिट कम हो जाएगा। हो सकता है मैनेजमेंट ये डिसीजन ले ले गलत इवैल्यूएशन करके कि कंपनी ए को बंद कर दो, बेकार है, कंपनी है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, या कम हो रहा है, या लॉस हो रहा है। पर ये रेवेन्यू ऑफ कंपनी है विल डिक्रीज, द पेरेंट कंपनी, जो मैनेजमेंट है, जो मेन कंपनी है, वो मे क्लोज द कंपनी है, ये मानते हुए कि वो एक लॉस मेकिंग एंटिटी। टी में क्या फर्क पड़ेगा, टोटल कॉस्ट कंपनी टी की कम हो जाएगी, देयरफॉर हो सकता है कंपनी टी जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में पेन बेचती है वो कम सस्ते में बेच दे, और कंपनी टी उछल रही है उन्हें सस्ते में बेच दिया तब भी प्रॉफिट कमाया। लेकिन ओवरऑल जब हम देख रहे हैं दोनों कंपनी हमारी हैं तो हमें दिख रहा है नुकसान हुआ है, क्योंकि टी ने जितना परचेज प्राइस रॉ मटेरियल का माना था उतना था ही नहीं। उसने 20 रुपए का रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस मान लिया था, जबकि वो था ही 100 रुपए का, तो गलती नहीं बेच दिया, तो गलती हो गई भैया। और अगर तीसरा केस लें कि भाई कायदे से चले दुनिया में, कंपनी ए चार्ज करे आर्म लेंथ प्राइस, कंपनी डी से ना ज्यादा चार्ज करे ना कम चार्ज करे, एएलपी ही चार्ज करे, तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। रेवेन्यू कंपनी ए का रिप्रेजेंट करेगा ट्रू फेयर व्यू अपने ऑपरेशन का। कंपनी टी
पे कर रही होगी जो प्राइस इक्विवेलेंट होगा मार्केट प्राइस के हिसाब से, कि अगर कंपनी टी ये इंक ए से ना खरीद करके मार्केट में कहीं से इंक लेके आती तो कितने की इंक होती, उतना ही वो ए को पे कर रही होगी। तो सभी जगह पे सही प्राइसिंग होगी। कंपनी टी विल बी पेइंग द प्राइस एज इक्विवेलेंट टू मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी ए प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट विल बी करेक्ट, और उसकी कॉस्ट सही होगी, ना ही कॉस्ट उसकी ओवर होगी ना ही अंडर होगी, सही होगी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट अराइव्ड आफ्टर कंसीडरिंग आर्म लेंथ प्राइस ऑफ कंपनी ए प्रोडक्ट। कंपनी टी विल बी एबल टू टेक करेक्ट प्राइस डिसीजन, जिसकी वजह से कंपनी टी सही प्राइस ले पाएगी। क्योंकि कंपनी टी ने अगर गलत प्राइस निकाला, पेन बेचा महंगे पे तो बिकेगा नहीं, सस्ते बेचा तो बिकेगा लेकिन नुकसान होगा, तो सही पे बेचना बड़ा जरूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अप्लाइंग ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, जिसके लिए सेक्शन 92 ए से लेकर के 92 बी डील करता है these two important concepts of chapter 10 of income tax है। ठीक है जी, बात आपको समझ में आई? तो भाई अब एक एक करके अपने लोग नीचे पढ़ने वाले हैं, यही को पढ़ेंगे। ये लिखा है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आती हैं मार्केट में जब आर्म लेंथ प्राइस हम निकालने बैठते हैं, तो ये डिफिकल्टीज क्या आती हैं। ये मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे आपको आर्म लेंथ प्राइस के मैं मेथड समझाऊंगा वहीं पे आपको समझाता चलूंगा कि ये मेथड में प्रैक्टिकली क्या पॉसिबिलिटी होती है। फिर बाद में आप इसको रीड कर लेना, आराम समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछ लेना। मैं अब आपके लिए चल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में एसोसिएटेड एंटरप्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। हो सकता है थ्योरी में ही आपसे पूछ ले और हो सकता है प्रैक्टिकल केसेस बना के आपसे पूछ ले कि बताओ ऐसा ऐसा है तो ये ए है कि नहीं है। तो जब आपको पता होगा कि ए क्या होता है तभी आप बता पाओगे। ठीक है जी। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को डिफाइन करता है सेक्शन 92 ए ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये सेक्शन। इट प्रिस्क्राइब दैट A in relation to another enterprise means enterprise। A का मतलब बता रहे हैं क्या है, पढ़ के देखिए एक बार क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। केवल ए की डेफिनेशन इतनी नहीं है बेटा, ये ए की डेफिनेशन ही है, ये डीम्ड ए ही सब भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब केसेस हैं। बड़ा मजा आएगा लेकिन आपको पढ़ने में, ठीक है ना। तो पहले इतना पढ़ के देखो जरा ए के बारे में क्या लिख के रखा है। क्या लिखा हुआ है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 92A ऑफ द एक्ट। इट प्रिस्क्राइब्स दैट एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज दूसरे के रिलेशन में ही तो ए ही मानी जाएगी। मीन्स एन एंटरप्राइज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मीन्स एन एंटरप्राइज कौन सी? विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरीज, एक इंटरमीडिएट के थ्रू या इससे ज्यादा, इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज। यानी ए कौन होता है? जो पार्टिसिपेट कर रहा हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या थ्रू एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएटरी इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज। इसका मतलब ये हुआ मैनेजमेंट में आपकी पावर है, पार्टिसिपेट करते हो, या फिर कंट्रोलिंग या कैपिटल में आपका है तो ए ही मानेंगे। बट कितने परसेंट पे मानेंगे और एग्जैक्टली कब मानेंगे, इसके लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना। मान लो मेरे पास किसी दूसरी कंपनी के 5% शेयर हैं, तो हम थोड़ी ना ए ही हो जाएंगे, यहाँ पढ़ाया जाएगा 26% होने चाहिए, तो ये आप लोग पढ़ेंगे। यानी ब्रॉडर डेफिनेशन है, उसके बाद उसका मतलब नीचे डीम्ड ए ही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, और कौन ए ही है, और लगा है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच one or more person who participate directly or indirectly or through one or more intermediary in its management or control are the same person who participate directly or indirectly or through one or more intermediary in the management or control or capital of the other enterprise। देखिए ब्रॉडली मतलब समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है कितने परसेंट पे? 26% से ज्यादा शेयर मान लेते हैं, और भी चीजें क्लॉजेस होते हैं। मैं बी के लिए 26% और मोर शेयर से, ऐसे में ये ए और बी दोनों ए ही माने जाएंगे, ऐसा तो पहले पॉइंट में लिखा है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास ए लिमिटेड के
मिस्टर एक्स के पास ए लिमिटेड के 26% और मोर शेयर्स हैं, मान लो 30-40% शेयर्स हैं, और मिस्टर एक्स के पास बी लिमिटेड के भी 26% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं। भले ही ए लिमिटेड और आपस में बी लिमिटेड के पास कोई शेयर ना हो 26% और मोर शेयर, लेकिन मिस्टर एक्स के पास ए के भी हैं बी के भी हैं, ऐसे में भी कह रहे हैं ए और बी को हम ए ही मान लेंगे। ठीक है, ये बात सर कहाँ लिखी थी? ये बात बेटा बी पॉइंट में यही लिखा है। देखो बी पॉइंट में क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक या एक से ज्यादा पर्सन, मान लो मिस्टर एक्स जो पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएटरी में किसी एक के मैनेजमेंट या कंट्रोल या कैपिटल में, वो सेम पर्सन है जो दूसरे में भी पार्टिसिपेट करता है, ऐसे में भी वो ए ही। लेकिन कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कब हम मानेंगे पार्टिसिपेशन है, जो हम लोग को नीचे समझ में आएगा, प्रैक्टिकली हम लोग को यहाँ से समझ में आने वाला है। तो लिखा है 10 from above definition we may understand that क्या लिखा है, basic criteria to determine A is the participation in management, control or capital, that is ownership of one enterprise by another enterprise, whereby participation direct भी हो सकता है, indirect भी हो सकता है, या एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएटरी द्वारा भी हो सकता है। तो चलिए भाई साहब, हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे चलते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट, डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज आखिर कब हम ए मानेंगे? टू एंटरप्राइजेस shall be deemed to be associated enterprises if at any time during the previous year one enterprise holds directly या indirectly shares carrying not less than 26% of the voting power of the other enterprise। यानी एक एंटरप्राइज, मान लो ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 26% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, 26% या उससे ज्यादा शेयर, या बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के, वाइस वर्सा कुछ भी चलेगा, दोनों आपस में ए ही बनेंगे। ऐसे में दोनों ए ही माने जाएंगे, दोनों आपस में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ये दोनों। या फिर बेटा इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए लिमिटेड के पास 26% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, और बी लिमिटेड के पास 26% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, 26% और मोर लिख रहा हूं, सी लिमिटेड के। ऐसे में बेटा ए और बी तो ए ही है ही, बी और सी भी ए ही है, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ए और सी भी ए ही माने जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा ऐसे में ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को, यानी इनडायरेक्टली ए लिमिटेड कंट्रोल करता है सी लिमिटेड को। सर ये बात कहां लिखी थी? ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा था ना, और ऊपर भी तो दोनों ही बातें ए और बी के लिए पढ़ रहे हैं ना, यानी तीनों ए बी मान लीजिए वो भी ए ही है, बी सी भी ए ही है, ए सी भी ए ही है, ए बी ए ही है, बी सी दोनों ए के लिए ए ही है, सभी के ए ही है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में ध्यान करके जाइएगा, 26% वोटिंग पावर है, इक्विटी शेयर्स वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं। 26% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं तो ए की बात कर रहे हैं, उससे कम इक्विटी शेयर है 5%, 10%, 15%, ऐसे में हम ए नहीं मान लेंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल बहुत ध्यान से पढ़ते हुए, ए लिमिटेड होल्ड कर रही है मान लो 33% वोटिंग पावर बी लिमिटेड में, यानी 26% ज्यादा है, तो इतनी लाइन पढ़ के ही समझ में आए ए और बी तो ए ही बनी गए। बी लिमिटेड होल्ड करती है मान लो 40% वोटिंग पावर सी लिमिटेड में, बढ़िया से ग्राफ बना के समझाया हुआ है। ऐसे में बताओ ए और बी ए ही होंगे, यस और नो? होंगे। दूसरा, बी और सी ए ही होंगे? होंगे। तीसरा, ए और सी ए ही होंगे? होंगे। अच्छा मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना ट्रू की फॉल्स। बी और सी दोनों ए के लिए ए ही हैं, बी और सी दोनों ए के लिए ए ही हैं, ट्रू। सी बी के लिए ए ही है, सी बी के लिए ए ही है, ट्रू। बी सी के लिए ए ही है, ट्रू। सी ए के लिए है, ए सी के लिए है, ए बी, सब आपस में ए ही तो दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी बना लो। इन द अबव सिचुएशन ए लिमिटेड होल्ड करता है 33% वोटिंग पावर बी लिमिटेड में डायरेक्टली एंड 40% वोटिंग पावर सी लिमिटेड में इनडायरेक्टली। कह रहा है ए लिमिटेड 33% बी में होल्ड करता है, और देखा जाए तो इनडायरेक्टली ए जो है वो सी में 40% कर रहा है। कैसे? ए बी का मालिक और बी सी का, तो अल्टीमेटली ए सी का भी तो मालिक है, देयरफॉर बोथ बी एंड सी डीम्ड ए ही हैं ए के। बट यहाँ पे आपका डाउट ये आ सकता है, तो क्या सर बी और सी आपस में ए ही नहीं है? वो भी ए ही है बेटा, सभी ए ही है यहाँ पे, जैसा भी बना लीजिए आप एग्जाम्पल।
समझ में आया? और पढ़ा जाए और सर क्या बातें पूरी हो सकती हैं? दूसरी बात, एनी पर्सन और एंटरप्राइज hold directly या indirectly shares carrying not less than 26% of voting power in each of such enterprise। मतलब मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक्स लिमिटेड के भी 26% या उससे ज्यादा शेयर हैं और मिस्टर एक्स के पास वाई लिमिटेड के भी 26% या उससे ज्यादा शेयर हैं। एक्स और वाई के पास आपस में एक दूसरे का कुछ नहीं है, तब भी एक्स और वाई को हम ए ही मान के चलेंगे क्योंकि कॉमन कंट्रोलिंग है, मिस्टर ए दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। मिस्टर ए होल्ड करते हैं 40% शेयर होल्डिंग बोथ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में, जहां पे अच्छा ऊपर 40% लिखा और यहाँ 33% लिखा है, या तो इसको भी 40 कर लो या 33 पड़ा रहने दो, हमें तो कुल मिला के बेटा 26% या उससे ज्यादा पे मतलब है, तो 33 भी पड़ा रहने दोगे तो भी यही है, ठीक है ना। तो मिस्टर ए मान लो होल्ड करते हैं 40% शेयर्स, कह रहे हैं दोनों में, एक्स लिमिटेड में भी वाई लिमिटेड में भी, जिसमें एग्जांपल ड्रॉ किया गया, मिस्टर ए के पास 33% लिख दो या 40% एक्स लिमिटेड के शेयर्स हैं और मिस्टर ए के पास 40% वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं। और क्वेश्चन कह रहा है नाइदर एक्स लिमिटेड हैज एनी होल्डिंग इन वाई लिमिटेड, ना ही एक्स लिमिटेड के पास कोई वाई लिमिटेड के शेयर है, ना ही वाई लिमिटेड हैज एनी होल्डिंग इन एक्स लिमिटेड, तब भी एक्स और वाई क्या माने जाएंगे? ए ही माने जाएंगे। इन दिस सिचुएशन सिंस मिस्टर ए डायरेक्टली होल्ड करते हैं 40% शेयर दोनों के, तो एक्स और वाई दोनों डीम्ड नहीं है। 40% केवल ये एग्जाम्पल है, हमें तो कितना पकड़ना है बेटा, ये ऊपर लिखा था 26%। समझ गए? क्यों पढ़ने एई क्यों पढ़ने हैं? टीपी के प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होंगे जब ट्रांजेक्शन एई के बीच में हुआ है। अगर दो पार्टीज के बीच में हुआ है जो एई नहीं है, तो जितने में हुआ है फिर वही आर्म लेंथ प्राइस है, फिर थोड़ी ना हम इसको उठा करके लगा देंगे। समझ में आया? सर खत्म? अरे रुको बेटा, अभी तो इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हुई हैं, एग्जाम में आ सकता है एई से, आप समझिए 5 नंबर तो हो सकता है एई के कॉन्सेप्ट का आ जाए, एई पूछ ले, प्रैक्टिकली पूछ ले। तीसरा, अच्छा ये सारे पूरे होंगे जितने हम लोग सब पढ़ रहे हैं, सब पूरे होंगे तो एई मानेंगे, ए बी सी डी जितने भी पढ़ने वाले हैं, कि कोई भी एक भी पूरा हो जाएगा तो आप एई बन जाएंगे सब में। और लगा है सी, आ लोन, एक लोन जो दिया, एडवांस किया एक एंटरप्राइज ने, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को, कितना लोन दिया? कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 51% बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ अदर एंटरप्राइज। मतलब मतलब ये फिर इनका भी एग्जांपल पढ़ेंगे। ए लिमिटेड ने लोन दिया, बी लिमिटेड को लोन दिया, कह रहा है वो लोन जो दिया गया वो 50% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अदर एंटरप्राइज से कम नहीं था। बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ए लिमिटेड ने लोन दिया बी लिमिटेड को, मैं एसेट किसके देखूं, ए के कि बी के? बी के, जिसको लोन मिला है इसके एसेट देखूंगा। मान लो इसके टोटल एसेट हैं 100 करोड़ के, और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दिया है 40 करोड़ का। बताओ ए और बी ए ही है कि नहीं है? बी लिमिटेड के टोटल एसेट है 100 करोड़ के और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दिया है 40 करोड़ का। बताओ बेटा दोनों ए ही हैं कि नहीं है? दोनों नहीं ए ही हैं। क्यों नहीं है? कम से कम 51% होना चाहिए। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर दूं कि इसने लोन दिया है 51 करोड़ का, अब है 100 करोड़ टोटल एसेट का 51%, 51 करोड़ है, ए दोनों ए ही हैं। और 51 की जगह अगर मैं 58 कर दूं तो भी यही है, कितनी भी फिगर बढ़ाता चलूं 51% या उससे ज्यादा कुछ भी कर दूं ऑफ टोटल एसेट, 51% और मोर ऑफ टोटल एसेट लिखा है ऑफ बी लिमिटेड। भावनाओं को समझते चलना, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये याद रखने हैं आपको। एग्जाम्पल देखते हैं जरा क्या लिखा है। बुक वैल्यू, मान लो टोटल एसेट जो वाई लिमिटेड के हैं उसकी बुक वैल्यू, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू लिखा है लॉ में, मार्केट वैल्यू मत निकाल लेना एसेट की। एग्जाम में हो सकता है मार्केट वैल्यू भी दी और बुक वैल्यू भी, आपको क्या चाहिए? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कह रहे हैं वाई लिमिटेड की जो है वो 100 करोड़ की है। एक्स लिमिटेड ने लोन दिया है 60 करोड़ का वाई लिमिटेड को, तो लोन मिला किसको? वाई लिमिटेड को। हमें टोटल एसेट देखने वाई लिमिटेड की बुक वैल्यू, वो है 100 करोड़। 100 करोड़ का 51%, 51 करोड़। क्या 51 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन दिया गया है? आंसर इज हाँ भाई हाँ, 60 करोड़ का लोन दिया गया है। ऐसे में कौन किसका ए ही है? वाई एक्स का ए है कि एक्स वाई का? अरे दोनों यही है, ये थोड़ी ना देखा जाएगा कौन किसका, दोनों रिलेटेड है, ठीक है ना। दो पार्टी जब रिलेटेड होती हैं तो
पति पत्नी से रिलेटेड और पत्नी पति से रिलेटेड है। सिंस इन दिस केस एक्स लिमिटेड ने एडवांस किया है लोन 60 करोड़ का वाई लिमिटेड को, जो 60% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट है। हेंस एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों डीम्ड ए ही हैं। समझ में आई बात? तो ये तो बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि ए ही कब माना जाता है, इनमें से कोई भी बात पूरी हो जाए तो ए ही माना जाता है। अब मान लो लोन भी दिया है, ऐसे में भी टीपी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपने लोन दिया और अगर आप ए ही थे तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि जितना मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे कम पे लोन दे दिया या ज्यादा पे दे दिया। तो हम चेक करेंगे मार्केट में कितना चल रहा है, आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे उसका। खैर, और कब होते हैं डी वाली बात, वन एंटरप्राइज गारंटी नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। क्या मतलब? एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड जा रही है बैंक से लोन लेने, और लोन लेने के लिए बैंक ने कहा हमें गारंटी चाहिए। ए लिमिटेड ने कहा बी लिमिटेड से तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए बैंक में गारंटी दे देंगे। ए लिमिटेड दौड़ के पहुंच गया बी लिमिटेड के लिए बैंक में गारंटी देने। ए लिमिटेड बैंक से कह रहा है कि बैंक बैंक तुम परेशान ना हो, बी लिमिटेड तुमको ये लोन चुका देगा, और नहीं चुका पाया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं चुकाऊंगा। कह रहे ऐसे में अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज की गारंटी दी है, वो भी कितने परसेंट, जितनी टोटल बोरोइंग दूसरी एंटरप्राइज ने, टोटल लोन जो ले रखा है उसने, टोटल बोरोइंग जो अभी ले रखा है या पहले कभी, सब मिला करके अगर उसकी 10% या उससे ज्यादा की गारंटी दे रखी है तो दोनों आपस में ए ही माने जाएंगे। ए लिमिटेड बी लिमिटेड ए ही माने जाएंगे। एग्जाम्पल है PINC, एक कंपनी है जिसका टोटल लोन है $1 मिलियन का, XYZ बैंक ऑफ अमेरिका से ले रखा है। आउट ऑफ दैट उसमें से ए लिमिटेड एंड एक जो इंडियन कंपनी है उसने गारंटी कर रखा है 20% टोटल बोरोइंग इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। अगर पी करेगी तो ए कह रहा है मैं गारंटी दे रहा हूं, 20% गारंटी उसने दे रखी है, तो 10% या उससे ज्यादा की गारंटी क्या ली हुई है टोटल बोरोइंग की? आंसर इज यस। ऐसे में पी और ए, PINC और ए लिमिटेड दोनों ए ही माने जाएंगे इन सच सिनेरियो, सिंस ए लिमिटेड गारंटी 20% ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ PINC एंड ए लिमिटेड आर डीम्ड ए ही। आ गई बात समझ में? और मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, घर पे इन सबको लिख लिख के याद करना, चार्ट बना बना के, ऐसे ही जैसे मैं एरो बना बना के सिखा रहा हूं वैसे लिख लिख करके करोगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। 10-15 बार करोगे आराम से हो जाएगा। मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी और मोर वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द वन एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय द अदर एंटरप्राइज। क्या बोल गए? एक ये तो आपने कह रहे हैं बचपन में भी कह रहे हैं, बच्चे ने हर जगह पढ़ी, कंपनी लॉ में भी कह रहे हैं, शायद हम पढ़ते थे। अच्छा देखिए, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज के आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को अपॉइंट करता है, पावर रखता है, या फिर एक या उससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपॉइंट करने की पावर रखता है। तो ऐसे में चलेगी तो तुम्हारी ही ना, तुम ही डायरेक्टर को अपॉइंट करो। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के आधे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है तो चलती तो ए लिमिटेड की होगी ना। ए लिमिटेड जो डायरेक्टर बोलता होगा वही डिसीजन होता होगा। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों क्या है? ए ही है। एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड के 15 डायरेक्टर हैं बोर्ड में, आउट ऑफ दैट उसमें से वाई लिमिटेड ने 8 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं। एक्स लिमिटेड के 15 डायरेक्टर का आधा हुआ 7.5, उससे ज्यादा 8 डायरेक्टर अपॉइंट करें वाई लिमिटेड में। इन सच केस एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों ए ही हैं। और मान लो अगर मैं इस एग्जांपल में कहूं आपसे कि अगर ये 8 ना करके 10 डायरेक्टर अपॉइंट करता तो क्या आंसर होता? तो भी यही होते। और अगर 8 ना करके 7 करता तो क्या होता? तो यही नहीं होते। मोर देन हाफ लिखा था, 50% से ज्यादा लिखा है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? और सर का यही हो गए, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय द सेम पर्सन। मतलब मिस्टर ए ने बेटा सुनना, एक्स लिमिटेड के भी आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है मिस्टर ए के पास, और वाई लिमिटेड के भी आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है, या फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर। ऐसे में एक्स और वाई भी ए ही मान लिए जाएंगे। मिस्टर ए ने अपॉइंट करे 9 डायरेक्टर आउट ऑफ 15 डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के 15 डायरेक्टर का आधा 7.5, जिसमें से 9 डायरेक्टर मिस्टर ए ने अपॉइंट करे आधे ज्यादा, एंड अपॉइंट करे 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाई लिमिटेड के। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी काम हो जाता हमारा, लिखा था ना पर वन और मोर, 2 करे। इन सच केस सिंस
A common person जो मिस्टर ए हैं उन्होंने अपॉइंट करे मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड एंड अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन वाई लिमिटेड, बोथ एक्स एंड वाई डीम्ड ए हैं। बात गई समझ में? मान लीजिए अगर इसी में मैं एक चेंज करके आपसे पूछूं, बताइएगा, मान लीजिए अगर ये 15 ना होता, आप मत चेंज करिएगा फिर मैं हटा दूंगा, है ये 16 होते तो क्या आंसर होता? बाकी चीजें सेम होती अगर, बस ये 15 की जगह 16 होता तो भी ए ही होते, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये 16 होता और ये 9 ना होके 8 होता तो ए ही होता कि नहीं होते? ए और लिमिटेड और बी लिमिटेड ए ही नहीं होते क्योंकि मोर देन हाफ था, ये तो हाफ ही हुआ, ठीक है ना। समझ गए? 7 होता ये 9 की जगह तो भी नहीं होता, मोर देन 50% चाहिए। तो ओरिजिनल एग्जाम्पल की तरफ ही चलते हुए और उसके बाद अगला, the manufacture or processing of goods or articles or business carried on by one enterprise is wholly dependent on the use of know-how, patent, copyright, trademark, license, franchise, or any other business or commercial right of similar in nature, or any data, documentation, drawing, specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula, process of which the other enterprise is the owner, or in respect of which the other enterprise has exclusive rights. बोले तो आराम से पढ़ के बताइए क्या लिखा है। कह रहे हैं साहब, साहब एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, मे बी नो हाउ वाली देती है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को नो हाउ प्रोवाइड करती है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, या पेटेंट प्रोवाइड करती है, या कॉपीराइट प्रोवाइड करती है। यानी अगर एक्स लिमिटेड उसको वो इनटेंजिबल प्रोवाइड करना बंद कर दे तो वाई लिमिटेड कुछ कर ही ना पाएगी, फुली डिपेंडेंट है। तो ऐसे में एक्स और वाई को क्या यही ना माने? हम बिल्कुल यही मानेंगे। तो लिखा है द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग गुड्स की या आर्टिकल्स की या बिजनेस जो एक एंटरप्राइज कर रहा है, मान लो वाई लिमिटेड कर रहा है, वो होली डिपेंडेंट पूरी तरीके से निर्भर है किस पे? ऑन द यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या कोई भी बिजनेस या कॉमर्शियल राइट, और एनी डेटा या डॉक्यूमेंटेशन या कोई ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन, कुछ भी इसमें से हो, इन रिलेशन टू एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, किसका? ऑफ विच अदर एंटरप्राइज इज द ओनर। वाई लिमिटेड पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एक्स लिमिटेड पे, इनमें से कोई सी भी इंटेंजिबल के लिए, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द अदर एंटरप्राइज, या जिसके लिए एक्स लिमिटेड के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है, जिसको उसने वाई लिमिटेड को प्रोवाइड कर रखा है। तो ऐसे में एक्स और वाई दोनों को हम क्या मान करके चलेंगे? ए ही मान करके चलेंगे। तो ये याद करके जाना, अगर लिखने को आए तो ऐसे ही लिखना, कहानियां मत बनाना, ठीक है। और क्या हो सकता है? 90% या उससे ज्यादा रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स required for the manufacture or processing of goods or articles carried out by one enterprise are supplied by the other enterprise। क्या कह रहा है साहब? जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो रॉ मटेरियल आप 90% या उससे ज्यादा किसी एक से खरीद रहे हो, तो जिससे खरीद रहे हो ना आप उसको अपनी ए ही मान लो, आप दोनों ए ही हैं। 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल कैरीड आउट बाय वन एंटरप्राइज आर सप्लाइड बाय, कौन करता है सप्लाई? दूसरी एंटरप्राइज। तो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड से, ए लिमिटेड बी लिमिटेड से जितनी टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसकी 90% तो बी लिमिटेड से ही खरीद लेती है। ए लिमिटेड को जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसकी 90% या उससे ज्यादा तो बी लिमिटेड से ही खरीदती है। तो ऐसे में भी ए और बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होंगे, ए ही होंगे। अगला, कोई डाउट अभी तक में? नहीं। द गुड्स और आर्टिकल जो मैन्युफैक्चर हुए या प्रोसेस करे एक एंटरप्राइज ने, वो सोल्ड टू द अदर एंटरप्राइज एंड द प्राइजेस एंड अदर कंडीशन रिलेटिंग देयरटू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच अदर एंटरप्राइज। मतलब बहुत इजी है, आराम से पढ़ के बताओ, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। जो गुड्स या आर्टिकल मैन्युफैक्चर या प्रोसेस कर रही है एक एंटरप्राइज, ए लिमिटेड जो बना रही है, वो बेचती है बी लिमिटेड, एंड उसके प्राइजेस, अदर कंडीशंस वगैरह वो सब बी लिमिटेड डिसाइड करती है। बनाती है लिमिटेड है, लेकिन कितने बिकेगा, कैसी कंडीशन होगी, सब बताती है बी लिमिटेड। यानी अल्टीमेटली चला तो बी रही है ए के ऊपर, तो ए और बी कौन हो गए? ए ही हो गए। यानी ए लिमिटेड हो गया हस्बैंड, बी लिमिटेड हो गई वाइफ। तो ए लिमिटेड कुछ भी करता है लेकिन किसके इंस्ट्रक्शन पे करता है? वाइफ के इंस्ट्रक्शन पे ही करता है, यही जीवन है। अगला, where one enterprise is controlled by an individual,
द अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई सच इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव और ज्वाइंटली बाई सच इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। एक एंटरप्राइज को एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता है और अदर एंटरप्राइज को भी वो इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, या उसका रिलेटिव कंट्रोल करता है तो भी आपस में वो सब ए ही माने जाएंगे। एग्जांपल है मिस्टर ए और बी दोनों रिलेटिव हैं। मिस्टर की बात हो रही, मिस्टर ए और बी रिलेटिव है, रिश्तेदार है। मिस्टर ए के पास कंट्रोल है एक्स लिमिटेड का और मिस्टर बी के पास कंट्रोल है वाई लिमिटेड का। कंट्रोलिंग कैसे आएगी? वो तो उन्हीं क्लॉजेस से आएगी जो ऊपर आपने पढ़ा था, 26% या उससे ज्यादा शेयर या जो भी आपने पढ़ा। ऐसे में क्या ये एक्स और वाई दोनों को हम ए ही मानेंगे? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए और मिस्टर बी रिलेटिव थे। ए मिस्टर ए कंट्रोल करते हैं एक्स लिमिटेड को, बी कंट्रोल करते हैं वाई लिमिटेड को, तो एक्स और वाई को भी हम डीम्ड ए ही मान करके चलने वाले हैं। जा रही बात दिमाग तक? अगला चलें। Where one enterprise is controlled by a HUF, the other enterprise is controlled by a member of such HUF। एक को HUF कंट्रोल करती है, दूसरे को HUF का मेंबर या रिलेटिव ऑफ मेंबर ऑफ HUF कंट्रोल करता है। ऐसे में भी या रिलेटिव और मेंबर मिलकर कंट्रोल करते हैं, ऐसे में भी वो ए ही मान लिए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, HUF कंट्रोल करती है मान लो ए लिमिटेड को और HUF का मेंबर या HUF के मेंबर का रिलेटिव कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को। ऐसे में और बी लिमिटेड भी दोनों 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 ए ही होंगे, ए ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज होंगे। बात समझ में आ गई आपको? अभी तक में कोई डाउट है? किसी तरीके का कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलें फिर अगला पॉइंट देखें। है जी, आखिरी पॉइंट। वेयर वन एंटरप्राइज इज ए फर्म, एक एंटरप्राइज अगर फर्म है या एओपी है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है और अदर एंटरप्राइज होल्ड करती है नॉट लेस देन 10% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता था छोटे में पढ़ते थे, इन सच फर्म एओपी और बीओआई, ऐसे में भी दोनों जो हैं वो ए ही मान लिए जाएंगे। यानी आपके पास किसी फर्म का, एओपी का, बीओआई का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का 10% या उससे ज्यादा का वहां पे आप हिस्सेदारी रखते हो तो भी आप जो हैं वो ए ही हैं। उसके बाद इसी चीज की समरी बताई हुई है। बट बेटा आप समरी से ना पढ़ के डिटेल चाहो तो पढ़ लेना, रीड करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल समरी मत पढ़ के चले जाना, डिटेल्ड में पढ़ के जाना, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो भी सॉल्व कर लो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो भी सॉल्व कर लो, और मान के चलो आएगा ही आएगा। ठीक है? कोई डाउट किसी को? नहीं? अच्छा लगा आज की क्लास? मजेदार था, इंटरेस्टिंग था टॉपिक? चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वन पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।